इंग्रेडिएंट क्या है इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। हम सबसे पहले कोई टाइटल रखते हैं कि किस टाइटल पे हम काम करते हैं। हमारा टाइटल है सुपर ब्रेन टेक्नोलॉजी इंडिया। ये जापान की टेक्नोलॉजी है जो 2017 में डॉक्टर रॉबर्ट थ्यान्सो जो जापान के ब्रेन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को रिसर्च किया था। रिसर्च में क्या किया था, 11 साल उन्होंने मेहनत किया, जिसमें विशेष तौर पर एल्बर्ट आइंस्टीन के ब्रेन का इस्तेमाल किया गया कि एल्बर्ट आइंस्टीन इतने इंटेलिजेंट क्यों थे। उनके ब्रेन को जब डॉक्टर थॉमस ने 18 अप्रैल 1955 में जब एल्बर्ट आइंस्टीन की मृत्यु हुई थी, तो डॉक्टर थॉमस ने उनके बॉडी का पोस्टमार्टम किया था। पोस्टमार्टम के दौरान उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टीन के ब्रेन को एक डब्बे में डाल दिया, निकाल के अलग से, और उसके ऊपर उन्होंने उसको फ्रीज में रख दिया। और एल्बर्ट आइंस्टीन की जो मदर थी हरमन आइंस्टीन, उनसे परमिशन लिया कि क्या हम इस ब्रेन को रिसर्च कर सकते हैं कि इतना इंटेलिजेंट ब्रेन कैसे हो सकता है एक पर्सन का। इंटेलिजेंट कैसे थे? एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म जर्मनी में हुआ था और एल्बर्ट आइंस्टीन 4 साल 13 महीने के हो गए थे, तब तक तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने बोलना भी नहीं सीखा था। और 4 साल 13 दिन थोड़े नहीं होते, बहुत हो जाते। माँ बाप चिंता में हो जाते कि हमारा बच्चा कहीं डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, मतलब कि मंदबुद्धि का बच्चा तो नहीं है। लेकिन बाय द वे रात को 8:30 बजे एल्बर्ट आइंस्टीन की मदर ने, हरमन ने, उनको एक चने का गर्म सूप बना के टेबल पे रख दिया और वो थोड़ा सा गैप में रखा हुआ था, बेड से दूर थी टेबल। एल्बर्ट आइंस्टीन ने सोचा, छोटा बच्चा था, कि सूप तेरे लिए बनाया है, वो जल्दी से उठा के पीने लग गया उसको। लेकिन वो इतना गर्म था कि उसके मुंह में, जीभ के ऊपर इतना गर्म लगा कि कई दफा एक कोई चीजें जब हम यूज करते हैं तो उससे एक्सपेरिमेंट बन जाते हैं। तो वो गर्म होने की वजह से अगर कोई बच्चा अपने घर में नहीं बोलता तो उसको एक्सेस में गर्म चीजें पिला दो, वो बच्चा बोलने भी लग सकता है। एक्सपेरिमेंट हुआ इसके ऊपर, क्योंकि जीभ पे लगा तो उन्होंने बोला, मम्मा सूप बहुत गर्म है। तो हरमन, उनकी माता ने बड़ा सरप्राइज फील किया कि यार बच्चा तो हमारा डाउन सिंड्रोम था, लेकिन एकदम ऐसे कैसे चमत्कार हो गया, पता था उसको कि गर्म सूप पिया इसने एकदम। तो वहां से एल्बर्ट आइंस्टीन की कहानी स्टार्ट होती है। वहां एक लोकल किड स्कूल में उनका दाखिला करा दिया जाता है कुछ 2-4 दिन बाद, कि बच्चा प्रॉपर बोलने लग गया था। वो ये नहीं था कि उसके वो वर्ड स्टार्टिंग के तो उसके बाद कोई वर्ड नहीं थे, अच्छे से बोलना स्टार्ट किया। तो वहां के लोकल किसी किड स्कूल में दाखिला कराया। उसके 6 महीने बाद स्कूल से रिपोर्ट आती है कि एल्बर्ट आइंस्टीन तो इतना निकम्मा बच्चा है कि इसको स्कूल से निकालने का प्लान बनाते हैं। तो स्कूल के पूरी कमेटी ने उसको डिसाइड किया कि इसको, बच्चे को बाहर निकालते हैं, कि यहाँ इसको नहीं पढ़ाएंगे। उसका रीजन ये था कि एल्बर्ट आइंस्टीन ऊट-पटांग पर्सन पूछता था टीचर से, जिससे सारे बच्चे डिस्टर्ब होते थे। आपकी भी क्लास में ऐसा होता होगा। वो ऐसी बातें करता था कि सर, ये जो ऊपर चंद्रमा है इसको नीचे खींच के ला सकते हैं रस्सी के साथ, इन तारों को ऐसे भिड़ा सकते हैं, ये सूर्य जो है इसके पास मैं जा सकता हूं। तो उसका इंटरेस्ट ही भूगोल में था बहुत ज्यादा। साइंस के अंदर इतना दिमाग चलता था कि वो सारी बातें ऐसी करता था। तो उसकी मदर को बुला के स्टाफ मैनेजमेंट ने उसको बाहर कर दिया। और हरमन, उसकी जो माता थी एल्बर्ट आइंस्टीन की, उन्होंने अपने बेटे को, देखो कितना मोटिवेशनल फीडबैक दिया। जिस टाइम पे एल्बर्ट आइंस्टीन को स्कूल से निकाला तो बच्चा तो घर पे था, उसकी माता उसका फीडबैक लेने के लिए स्कूल में गई हुई थी। उसकी माता स्कूल से लेके घर तक इतना कंफ्यूज थी कि मैं बच्चे से कैसे बात करूं। तो प्यारे बच्चों, मैं ये जो बात बता रहा हूं आपको अपने पेरेंट्स को बताने की जरूरत है कि उसकी माता ने आइंस्टीन को ऐसे ग्रेट वर्ड में उसको डिफाइन किया, स्कूल का उनका नेग्लिजेंस, जो स्कूल की तरफ से नेगेटिव फीडबैक था, कि वो एल्बर्ट आइंस्टीन के लिए मोटिवेशन बन गया। क्या बोला उनकी मम्मी ने कि बेटा, स्कूल में मैं जाके आई हूं, आप कमजोर नहीं हो पढ़ाई में। स्कूल ने बोला कि तेरा बेटा इतना इंटेलिजेंट है कि हमारे पास तो टीचर भी नहीं है पढ़ाने के लिए। तो एल्बर्ट आइंस्टीन को लगा, तू इतना इंटेलिजेंट है,
तो उसको दूसरे किसी अच्छे स्कूल में दाखिला कराया और एल्बर्ट आइंस्टीन की उसी दिन से अपनी जो स्टडी थी वो बड़े जोर से चल पड़ी। 10वीं के बाद स्विट्जरलैंड में पॉलिटेक्निक कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की उन्होंने एजुकेशन की। उसके बाद उनकी एक यूनिवर्सिटी में जहां पे थीसिस लिखी जाती थी वहां पे ऐसे क्लर्क की पोस्ट लगी, गवर्नमेंट जॉब लगी। उसके बाद उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए और E इज इक्वल टू MC2 का जो सिद्धांत दिया था वो एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा ही दिया गया था। उस दिन जिस दिन ये E इज इक्वल टू MC2 का सिद्धांत आता तो साइंस के 36 फार्मूले फेल हो गए थे, यानी कि 36 प्रकार के अलग अलग फार्मूले लगाते थे साइंस में, जो कि एक फार्मूले ने काम किया था। ठीक है, आपको पता है समय जो सूर्य की चाल है, तारों की चाल है, ठीक है, ये सारी गति सब कुछ नापने का उसके अंदर फार्मूले के अंदर सब कुछ इंक्लूड था। तो देखिए एल्बर्ट आइंस्टीन जब डेथ हुई, मैंने आपको बताया उनका ब्रेन को डब्बे में डाला गया, तो 20 साल बाद उस ब्रेन पे एक्सपेरिमेंट हुआ। जब एल्बर्ट आइंस्टीन का बेटा जवान हो गया था तो उनके बेटे ने उनको परमिशन दिया डॉक्टर्स को कि यू कैन एक्सपेरिमेंट ऑन दिस ब्रेन। तो उसमें क्या निकला, कितना इंटेलिजेंट होने की वजह क्या थी, उनका एक पैराइटल लोब होता है हमारा चोटी के नीचे, पैराइटल लोब, उसका साइज वैसे तो 13% होता है हमारे ब्रेन में, 13% हिस्से में समाहित होता है, लेकिन बाय लक एल्बर्ट आइंस्टीन का 21% हिस्सा था वो, यानी कि बड़ा साइज था। पैराइटल लोब क्या होता है, पैराइटल लोब में फिजिक्स और मैथमेटिक्स को पढ़ा जाता है। ये तो एल्बर्ट आइंस्टीन की कहानी थी। आज हम जिस पर्पज के लिए यहाँ आए हैं उसको हम डिफाइन करते हैं। देखो मैं आपको साधारण सी भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, हर बच्चा इसको ध्यान से समझे। थोड़ा सा यूनिक एजुकेशन आती है ना तो बच्चे वहां पे थोड़ा सा अनकंफर्ट फील करते हैं, बट ये एजुकेशन चाहे आज कर लो या कल कर लो या परसों कर लो या 4 साल बाद कर लो, लेकिन इस एजुकेशन के बगैर आपका बेड़ा पार नहीं होना। हमारे दुनिया का जो सक्सेस रेशो है इतना गिरता हुआ जा रहा है कि यहाँ पे PhD करने वाले लोग भी ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हैं। हालात इतनी गंभीर हो चुकी है। आने वाला जो टाइम है वो सोशल मीडिया का जमाना है, AI का जमाना है, जिससे आपकी जो ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को बिगाड़ा जा रहा है। कोई भी बच्चा है इंटेलिजेंट है, वो भी AI के चक्कर में पड़ के अपनी इंटेलिजेंस को खत्म करता जा रहा है। इसका सोल्यूशन क्या है? देखो सीधा सीधा हम बात करते हैं, व्हाट इज ब्रेन एंड हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड हाउ वी स्टडी विद आवर ब्रेन। हम हमारे ब्रेन से स्टडी कैसे करते हैं और हम इतने इंटेलिजेंट क्यों होते हैं और इतने रद्दी क्यों होते हैं और बीच कैटेगरी के क्यों होते हैं, हम इसी पे बात करेंगे आज। बेसिकली ब्रेन जो होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक लेफ्ट ब्रेन जो आपका लेफ्ट हिस्से में होता है, एक राइट ब्रेन जो आपके राइट हिस्से में होता है, एक होता है मिड ब्रेन, बीच का दिमाग, जिसमें एक शीशा लगा होता है, ग्लास की तरह काम होता है। जैसे कि हम 2 पार्टीशन बना देते हैं 2 कमरों का, एक कमरा उधर, बीच में शीशा, फिर इधर। तो पहले हम लेफ्ट ब्रेन की बात करते हैं। लेफ्ट ब्रेन जो होता है उसका काम है पढ़ाई करना। आप बच्चे जब स्कूल में आना स्टार्ट करते हैं, पहले दिन जब बचपन में स्टार्ट करते हैं स्कूल आना, तो आपकी लर्निंग एबिलिटी लेफ्ट ब्रेन से स्टार्ट होती है। कोई भी सब्जेक्ट है वो सारा लेफ्ट ब्रेन से हम पढ़ते हैं, चाहे वो मैथ, साइंस, हिंदी, संस्कृत, जो कुछ भी है। और राइट ब्रेन का काम है आपकी जो एजुकेशन के अलावा, एजुकेशन से तो काम नहीं चलता, हमें खाना भी बनाना होता है, खाना भी होता है, हम ड्राइविंग भी करते हैं, फ्लाइंग भी करते हैं, सारे काम करते हैं। तो पढ़ाई का जिक्र जहां खत्म हो जाता है, कुछ भी आप काम कर रहे हैं, आप दुकान पे जाके चीज खरीदते हैं, आप कोई ड्राइविंग करते हैं, आप प्लेइंग करते हैं, कोई स्पोर्ट्स का काम करते हैं, खेलते हैं, कोई भी गेम जितना भी होता है वो आपका राइट ब्रेन से एग्जीक्यूट होता है। समझ में आ गया सभी को? साधारण सी भाषा में बता, मैंने अलग अलग लिस्ट नहीं बनाई कि ये काम लेफ्ट से होते हैं, ये राइट से होते हैं। लेफ्ट आपका पढ़ाई कराता है और राइट आपको बाकी के सारे काम। एक काम बता देता हूँ, राइट ब्रेन का मोबाइल देखना, वो राइट ब्रेन का काम है, और लेफ्ट ब्रेन का काम है पढ़ाई करना। आज इन 2 चीजों के बीच में बात अटकी पड़ी है कि मोबाइल देखते हैं हमारे बच्चे, पढ़ते नहीं है, या पढ़ते हैं या मोबाइल देखते हैं, 2 ही काम रह गए सामने। तो आज जिस बच्चे को मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो कौन से ब्रेन की ज्यादा जरूरत है? लेफ्ट ब्रेन की है, खासकर 25 साल उम्र तक।
जब तक आपका करियर डिसाइड नहीं होता तब तक तो आपको लेफ्ट ब्रेन की नीड है। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन का काम क्या है? जब हम रात को सो जाते हैं तो आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों रेस्ट अवस्था में आ जाते हैं, सो जाते हैं। कैसे पता लगता है कि लेफ्ट और राइट ब्रेन सो गए हैं? जब बॉडी का कनेक्शन ब्रेन से कट जाता है, जैसे आप रात को एक गेंद ऐसे बहुत अच्छे से अपने हाथ में, गेंद या कोई पेन ऐसे आप अच्छे से उसको ग्रैब कर ले, पकड़ ले और आप सो जाएं। जब तक आपको नींद नहीं आएगी तब तक तो वो ग्रैब करते रहोगे आप अच्छे से, नींद आते ही छूट जाएगा। इट मीन्स आप सो चुके हैं, आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन सो गया है। सबसे पहले आपका राइट ब्रेन सोता है, फिर आपका लेफ्ट ब्रेन सोता है। ठीक है? ऑटो मोड में काम करता है। ब्रेन की गति बताऊं कितनी होती है? ब्रेन की गति 1 सेकंड के 16वें हिस्से में काम करता है ब्रेन। यानी कि हमारे दिमाग में 70,000 थॉट्स डेली आते हैं, इतना फास्ट है ब्रेन। कंप्यूटर कितना है? 12th जनरेशन का कंप्यूटर अभी चल रहा है, जिसमें कंप्यूटर की स्पीड की बात करते तो 1 सेकंड का 20वां हिस्से में काम करता कंप्यूटर। लेकिन एक किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने डिमांड किया था कि कंप्यूटर को थोड़ा और स्पीड बना देते हैं। ब्रेन से देखो, कंप्यूटर किसने बनाया? ब्रेन ने, किसी के ब्रेन ने बनाया। अगर ब्रेन से ऊपर उसको ला दिया जाए तो ब्लास्ट हो जाएगा ब्रेन। इसीलिए ब्रेन की फ्रीक्वेंसी से आगे किसी चीज को नहीं ला जा सकता, चाहे वो ब्रह्मांड की कोई चीज है या कोई टेक्नोलॉजी की कोई चीज है। तो आपका जो ब्रेन है वो सबसे ज्यादा स्पीड में है। और ये सारे बच्चे बहाने करते रहते हैं, सर मेरे से याद नहीं होता, मेरे से वो नहीं होता। अरे उन 9 लाख बच्चों को देखो जो बेड से उठ नहीं सकते, जिनकी लार टपकती है, जिनकी एक आंख पूरी नहीं खुलती है, खुलती है, एक कान से सुनता है, एक से नहीं सुनता। एक सर्वे हुआ है कि 9 लाख बच्चे ऐसे हैं जो बेड से नहीं उठते, स्कूल नहीं जाते। बीमार तो वो लोग हैं, वो बहाने बनाए तो अच्छी बात है, आप लोगों के बहाने नहीं दसेंगे यहाँ पे। ठीक है? हाँ, करके दिखा देते हैं फिर भी। लेकिन प्यारे बच्चों, देखिए आप स्कूल में आ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो आपका ब्रेन फिट है। बट जहां पे कमी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन का काम है बेटा रात को सपने लेना, जो ड्रीम्स लेते हैं, तो मिड ब्रेन का काम है। ड्रीम्स एक एंटरटेनमेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, राइट? ड्रीम में क्या होता है कि रात को जो मिड ब्रेन होता है हमारा, लेफ्ट और राइट ब्रेन जब सो जाता है तो हमारी जो सेंस होती है, हमारी जो इंद्रियां होती है, जो हमारी ग्रंथियां होती है, वो भी सो जाती है साथ में। उनको एज ए सिक्योरिटी गार्ड हमारा मिड ब्रेन काम करता है। और आप एक एक्सपेरिमेंट में ये निकल के आया है कि किसी भी सपने की हम शुरुआत नहीं बता सकते। कोई बच्चा चेक करके देखना, किसी को ड्रीम्स आते हैं, कोई भी अपने सपने की शुरुआत नहीं बता सकता, एंड जरूर पता होता है। माना आपको ऐसा लगता है जैसे मैंने बीच में एंट्री की थी, पहले से कोई मेरे पास 2 लोग आए, फिर मैं उनसे मिला, फिर आगे हमारी प्लानिंग बनी कुछ, राइट? जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, उसको इग्नोर करके चले। ड्रीम्स किसको आते हैं, किसको नहीं आते, ये भी बता देते हैं। आज देखो हमारा जो ब्रेन है 24 घंटे में 5 तरंगों पे काम करता है, अल्फा, बीटा, थीटा, गामा, डेल्टा। हम सोते हैं रात को तो डेल्टा तरंग जो होती है, डेल्टा वेव्स होती है, वहां पे हमारा ब्रेन काम करता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 से 4 हर्ट्ज पे होती है। इन डिटेल्स आपको ट्रेनिंग में बताएंगे, ट्रेनिंग का सेशन रखेंगे आपके स्कूल में, आपको ब्रेन इंजीनियरिंग कराएंगे, उसमें रखेंगे। उससे पहले आपको सब्जेक्ट को लेकर बात करेंगे। हम सोते हैं तो डेल्टा वेव शॉर्टकट आपको समझना है इसको। अभी मैं किसी बच्चे से पूछूंगा, अब इसके बाद मैं बताऊंगा, तो आपको बताना है, फीडबैक देना मेरे को। शॉर्टकट, हम सोते हैं तो डेल्टा वेव्स, हम आलस में होते हैं तो थीटा वेव्स, हम स्कूल में आके या घर पे ट्यूशन वगैरह पढ़ते हैं, बुक्स उठा के पढ़ते हैं तो अल्फा वेव्स। क्लियर है? और जब हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं कि कई बार ऐसा लगता है मन नहीं लगता, स्ट्रेस फील हो गया, बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति आ जाती है, तो वहां पे बीटा वेव्स काम करती है। और जहां पे आपके अच्छे डिसीजन आ जाते हैं कि चल छोड़ यार कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेते, कुछ अच्छा करते हैं, तो वहां पे आपकी गामा वेव्स काम करती है। समझ में आ गया सभी को? डेल्टा नींद में, आलस थीटा में, पढ़ाई अल्फा में, और स्ट्रेस बीटा में, और गुड डिसीजन गामा में। इसको डिफाइन करेंगे, आपको प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाएंगे। अल्फा वेव्स कैसी होती है, बीटा वेव्स कैसी होती है, ब्रेन उस टाइम कैसा होता है, वो सारा प्रैक्टिकल पार्ट है, उसको हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे, डिजिटल बोर्ड पे, उसके अंदर करेंगे। उसके बाद हम
सीधा सीधा बात करते हैं सब्जेक्ट पे। अभी आपके काम का टॉपिक है, इसको कान अच्छे से एक्टिव कर लीजिए कि कहना क्या चाह रहा हूं मैं, आपको समझना है अच्छे से, ठीक है? बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठिए। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जो हमारे ये टीचर्स हैं, इन्होंने जोर लगा लिया पढ़ाने में, कमी नहीं छोड़ी कहीं पे भी। दे आर ऑल क्वालिफाइड स्टाफ, इनके अंदर इतना नॉलेज है कि ये अपना एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, इन्होंने इतना जोर लगा लिया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती तो नहीं आती, कोई इलाज नहीं है। मैथ नहीं आता तो नहीं आता, कोई इलाज नहीं है। साइंस नहीं आती तो नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती कई बच्चों को। 10वीं क्लास में हो जाते हैं, हिंदी नहीं अच्छे से बोल सकता, हिंदी अच्छे से लिख नहीं सकता। अच्छी हिंदी अगर आप जानना चाहते हो तो बिहार में जाके देखो, वहां पे हिंदी बोलते हैं बहुत बढ़िया। आपको तो समझ नहीं आएगी, आप तो यूं बोलोगे तो इंग्लिश में बात कर रहा है। लेकिन हमारी तो हिंदी भी अच्छी नहीं, हरियाणवी में बोलड है। और प्यारे बच्चों, एक बात पे ध्यान दे, आपकी सक्सेस आपकी कम्युनिकेशन पर डिपेंड करती है। अगर आप किसी गुड़गांव में इंटरव्यू देने जाएंगे, थोड़ा सा भी हरियाणवी टच आ गया तो बाहर जाओगे कंपनी के अंदर। तो आप अपनी कम्युनिकेशन है ना, जो इंग्लिश सब्जेक्ट है खासकर, उसको स्ट्रॉन्ग बनाए। मैथ साइंस कमजोर है, चल जाएगा, बट आप अपने सब्जेक्ट में इंग्लिश में इतने एक्सपर्ट हो जाओ कि किसी भी जगह जाके हम अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दे सकें, अच्छे से इंग्लिश में बात कर सकें। किसी भी कंपनी का एचआर हेड होता है, वो इंग्लिश में बात करेगा, यस डिफाइन योरसेल्फ। तो आप अपने आप को डिफाइन नहीं कर सकते तो वहां पे क्या करेगा आपका वो, आप अच्छे से बात नहीं कर सकते। चलो उस पे भी इंप्रूवमेंट करेंगे। उससे पहले मैं सीधा सीधा सब्जेक्ट पे आता हूं। हमारे पास लैंग्वेज कितनी होती है स्कूल में पढ़ने के लिए? हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। एक पंजाबी सब्जेक्ट है, यहाँ पढ़ाते नहीं है, लेकिन जितनी भी भाषाएं हैं, हर प्रकार की भाषा को कहां से पढ़ा जाता है? ब्रेन का कौन सा पार्ट पढ़ाता है आपको? कभी पढ़ा किसी बच्चे ने? यस और नो? यस और नो? कोई बच्चा बताना चाहे तो बता सकता है। देखिए, हम जो भाषा पढ़ते हैं, ये जो एजुकेशन है, मैंने जापान की निगाटा यूनिवर्सिटी से किया 2021 में। और दुनिया, इस भारत देश के अंदर 3 ही लोग हैं जिन्होंने ब्रेन इंजीनियरिंग सीखा है। ब्रेन इंजीनियरिंग का मतलब है कि किसी बच्चे का कमजोर सब्जेक्ट को परमानेंट के लिए अच्छा करना, कि बच्चा कभी मार नहीं खाएगा। सब्जेक्ट में गारंटी देते हैं हम आपको, एक बार अगर ट्रेनिंग का पार्ट आप बनते हैं, यहाँ पे इंटेलिजेंट बच्चे कहते हैं सर मैं इंटेलिजेंट हूँ, मुझे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। तो मैं उस इंटेलिजेंट बच्चे से 4 बात करता हूँ सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो डाउन जाता बच्चा। तो वो इंटेलिजेंस कहाँ गई भाई? तो साफ साफ बात यह है कि कोई भी इंटेलिजेंट बच्चा है, एक बार अपने दिमाग को साइड में रखे, मेरी बात को ध्यान से समझे। अगर आप मैच करते हैं उस इंटेलिजेंस के साथ तो अच्छी बात है, नहीं मैच करते तो कम इस ट्रेनिंग का पार्ट जरूर बने। देखो, हम लैंग्वेज जो पढ़ते हैं वो हमारे कान के नीचे भाग होता है जिसका नाम टेम्पोरल लोब है। क्या नाम है? ये भी आपसे पूछूंगा मैं, जैसे अल्फा बीटा गामा बताया था, इकट्ठा बात करेंगे लास्ट में। 4-5 क्वेश्चन रहेंगे आपसे, फिर इंटेलिजेंस देखते हैं कहाँ आपकी, आप मेरे को समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं। आपका जो टेम्पोरल लोब है, जो कान के नीचे होता है, ये कान के नीचे लगा हुआ भाग है ब्रेन का लेफ्ट वाले हिस्से में। यहाँ पे सारे बच्चे लगाए लेफ्ट साइड को, आपका इस साइड वाला है लेफ्ट। ये वाला जो हिस्सा है कान के नीचे, इसको टेम्पोरल लोब बोलते हैं। ब्रेन 1.5 किलो वेट में होता है। जो 10वीं में बच्चे पढ़ रहे हैं उसका 1 किलो वेट है, और बाकी 1 किलो से नीचे है। 10वीं 12वीं वाले बच्चों का 1 किलो वेट होता है। 40 साल तक 1.5 किलो मैक्सिमम वेट बन जाता है ब्रेन का। और एक ब्रेन के अंदर 1200 करोड़ न्यूरॉन सेल कम से कम होते हैं, मैक्सिमम 1500 करोड़ न्यूरॉन सेल होते हैं। व्हाट इज न्यूरॉन सेल? जहां पे न्यूरॉन सेल्स की बात आती है, घड़ी के अंदर सेल डलता है ना, मोबाइल के अंदर बैटरी डलती है, और हमारा जो टॉर्च होती है उसमें भी सेल डलता है। अगर नहीं डालेंगे तो क्या वो घड़ी चलेगी? तो न्यूरॉन सेल्स जो है हमारी एजुकेशन को एक्सेप्ट करता है। न्यूरॉन सेल से ही आप पढ़ते हैं। कभी ये सोचो कि किताबें हमें पढ़ाती है, किताबें तो पढ़ाती है, बट आपका इंटरेस्ट जो क्रिएट करते हैं ना, वो न्यूरॉन सेल क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं टेम्पोरल लोब के अंदर कितने न्यूरॉन सेल होने चाहिए जिससे आप लैंग्वेज को अच्छे से सीख सकते हो। हमारे एक हिस्से में 1 करोड़ 20 लाख यानी 120 लाख न्यूरॉन सेल एक्टिव प्लस डीएक्टिव इज इक्वल टू 120 लाख होने चाहिए। एक्टिव न्यूरॉन सेल तो वो होते हैं जो आपका इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, और डीएक्टिव न्यूरॉन सेल वो होते हैं जो आपका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होने देते हैं।
किसी सब्जेक्ट में, हम डीएक्टिव न्यूरॉन सेल को एक्टिव न्यूरॉन सेल की कंडीशन में लाने का काम करते हैं, जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं। अल्फा वेव्स की फ्रीक्वेंसी 8 से 13 आवृत्ति पे होती है, हर्ट्ज पे होती है, 8 to 13 हर्ट्ज। आपकी 8 और 9 से ऊपर नहीं जा पाती कई बार, जिसकी वजह से आप आलस की कंडीशन में रहते हैं, आपको पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है, जहाज उड़ते ऊपर से टीचर पढ़ाते हैं, बाद में कहते हैं सर मुझे समझ नहीं आया, टीचर अच्छा नहीं है, टीचर का मेथड अगर चेंज हो जाए तो शायद मैं इंटेलिजेंट हो जाऊं। मैं कहता हूँ इस स्कूल को कभी चेंज करने की कोशिश मत करना, जिस भी स्कूल में जाओगे दिमाग तुम्हारा ही काम करेगा, टीचर तो पढ़ाएंगे सारी जगह एक जैसा। क्लियर है कि किसी बच्चे को वहम हो कि यहाँ से मैं उसमें चला जाऊं, उसमें चला जाऊं, वहां चला जाऊं तो इंटेलिजेंट हो जाऊंगा। मैं सच बता रहा हूँ आपको, स्कूल चेंज करने से कभी इंटेलिजेंस नहीं बनती, आपको अपने दिमाग को निखारना पड़ेगा। चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ लेना, फिर भी आप पढ़ सकते हो, राइट। लेकिन आज के जमाने के अकॉर्डिंग तो ये स्कूल है जहां पे आपका पूरा केयरिंग किया जाता है, आपकी एक एक बच्चे की रिपोर्ट बनाई जाती है और एक्यूरेट रिपोर्ट बनाई जाती है। जितने बड़े स्कूल है वहां पे मैंने जाके देखा, सेंट जोसेफ टोहाना, डीएवी टोहाना, जिंदल स्कूल, ऐसे स्कूलों में टीचरों का एक ही कहना है कि सर हमने तो इनके पेरेंट्स को खुश रखना है, हम तो पेपर में नकल भी करा देते हैं इनको। लेकिन ऐसे स्कूलों में मैंने कभी नकल लगती हुई नहीं देखी कभी भी। यहाँ पे जो आपके अंदर टैलेंट है वही रिजल्ट बता जाता है और उसी वजह से आपकी सफलता आपको मिलती है। अब सब्जेक्ट की बात करते हैं कि एक सब्जेक्ट में मान लो टेम्पोरल लोब के अंदर आपके न्यूरॉन सेल, अगर 85 लाख न्यूरॉन सेल आपके एक्टिव नहीं है टेम्पोरल लोब में, तो यू आर वीक इन इंग्लिश और हिंदी। यहाँ पे एक रोहित शर्मा नाम का लड़का है, कौन खड़ा होना है सरसोद से, प्रदीप का लड़का, प्रदीप शर्मा का खड़ा होना भाई, कौन सा 9th में 10th में बच्चा है क्या मैम? रोहित शर्मा सरसोद से, 6th में वो बच्चा। ये बच्चे कौन सी क्लास तक के हैं? चलो कोई बात नहीं। मैम आप मनीष की वाइफ हो मैम? ओके, मेरा मनीष क्लास फेलो रहा है, उनके हस्बैंड हरियाणा पुलिस में है। उस बच्चे की मैंने रिपोर्ट निकाली है, हमारी एक रिपोर्ट निकालते हैं हम बच्चे की, जैसे कि एक रिपोर्ट है ये। इस रिपोर्ट में हम लोग क्या करते हैं, रहन बुला लो एक बार, बुला लो। उस बच्चे की मैंने ब्रेन की रिपोर्ट निकाली। हम बच्चे की ब्रेन की रिपोर्ट पे निकालते हैं जिस बच्चे की उम्र 5 साल से 25 साल के बीच में, हमें यह पता लग जाता है कि किस बच्चे के दिमाग में कितने न्यूरॉन सेल है, एक्टिव कितने हैं, डीएक्टिव कितने हैं। उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेनिंग कराते हैं। बट हम यहाँ पे सिर्फ उन बच्चों की रिपोर्ट बनाएंगे जो आप खुद इंटरेस्टेड होंगे, पेरेंट्स से बात करके आप करवा सकते हैं। बट उससे ट्रेनिंग के लिए तो कंपलसरी है कि हम आपको 2 दिन की ट्रेनिंग जरूर कराएंगे। उससे पहले सिर्फ 2-3 सब्जेक्ट की बात रहेगी, वो कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। देखिए मैंने लैंग्वेज का बताया, टेम्पोरल लोब से पढ़ते हैं। अब हम उसके बाद चलते हैं साइंस के ऊपर। साइंस हमारा जो है डॉक्टर बनने के लिए काम आता है, ठीक है। कितने बच्चे हैं जिनका ड्रीम डॉक्टर बनने का है? रेज योर हैंड। जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, चाहे वो कैसा ही डॉक्टर बनना चाहते हो, यस। जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये बच्चा है, इसकी मैंने रिपोर्ट निकाली, इसके पापा ने, इसके चाचा ने मुझे अलाउ किया था कि एक बार इस बच्चे की रिपोर्ट निकालना। हम प्रिंसिपल मैम को दिखाएंगे इसकी रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट ऐसी है कि इसके बारे में जो टीचर जानते हैं ना उससे ज्यादा मैंने बता दिया। टीचर तो पढ़ाते हैं सारा दिन यहाँ पे, क्योंकि एक रिपोर्ट है जो जापान से बन के आती है, वो 36 पेज की रिपोर्ट होती है। इसका आईक्यू भी निकल के आ गया, इसके सब्जेक्ट भी निकल के आ गए बच्चे के, और एक एक चीज निकाल दी मैंने इसकी, और उसके अकॉर्डिंग पता लग गया मेरे को ये बच्चा किस में वीक है। मैंने इससे कोई बात नहीं करी कभी भी, यानी अनजान बच्चे को अगर मुझे सिर्फ कोई बच्चा दोनों हाथ की उंगलियां दे दे, मशीन के ऊपर लगाते हैं, 4 दिन बाद रिपोर्ट आती है जापान से बन के। मतलब कि बच्चे का फेस भी ना दिखाए मुझे, चाहे एक बार बच्चे पे है ना कपड़ा ढक के लाके मेरे को अगर उंगली उंगली दे दे, तो मैं बता सकता हूँ ये बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, कितना डल है, और इसका क्या इलाज है परमानेंट। बैठ बेटा नहीं पता। देखो हम बात करते हैं साइंस के ऊपर। जो साइंस सब्जेक्ट होता है हमारा, गर्दन के पीछे हाथ लगाए सारे बच्चे यहाँ पे, गर्दन के पीछे हमारा जो है इसका नाम है ओसिपिटल लोब। क्या नाम है? ओसिपिटल लोब से हम सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, साइंस, कंप्यूटर, ड्राइंग। 3 सब्जेक्ट मैंने बताए। आपके सब्जेक्ट होते हैं साइंस, कंप्यूटर, ड्राइंग होते हैं।
तो तीनों सब्जेक्ट आप कहाँ से पढ़ते हैं? ओसी पटल लोब से पढ़ते हैं। ओसी पटल लोब से आप डॉक्टर बन सकते हैं। अगर आप साइंस में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, अब देखा मैंने कितने लोगों का ड्रीम है, 4 से 5 बच्चों ने हाथ ऊपर किया था, इट मीन्स कहीं कहीं दिक्कत है साइंस में। तो साइंस की ट्रेनिंग की नीड है आपको। उसका ओसी पटल लोब में अगर 85 लाख न्यूरॉन सेल एक्टिव नहीं है तो इट मीन्स आप पढ़ाई में बहुत कमजोर हैं। एक धाकड़ सब्जेक्ट की बात करते हैं, मैथमेटिक्स। जो बच्चे 10th क्लास तक वेट करते हैं कि कब 10वीं आए और उसके बाद छुटकारा पाए। प्यारे बच्चों, एल्बर्ट आइंस्टीन का जो ब्रेन था पैराइटल लोब वही बहुत ज्यादा एक्टिव था, इसलिए इंटेलिजेंस था। लेकिन आपको एक चीज बताता हूँ, बेशक मैथ को छोड़ देना, 11वीं 10वीं छोड़ दोगे, बीए में भी छोड़ दोगे, एमए कर लोगे, फिर उसके बाद क्या ड्रीम होता है हमारा? गवर्नमेंट जॉब का, है ना? कौन बच्चा ऐसा जो बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए सक्सेस होता है? कोई नहीं है ना। एंट्रेंस एग्जाम तो हर जगह कर दिया, और बीजेपी सरकार ने तो सीधा सीधा कर दिया कि आप बिना पर्ची बिना खर्ची अपने टैलेंट के दम पे नौकरी लीजिए। आप ये बताओ कि जब एग्जाम होता है 100 नंबर का, कम से कम 30 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं आपके पेपर में, मैथ, रीजनिंग और साइंस के जो फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो फिर कौन कराएगा भैया आपको? तो मैथ को मत छोड़िए, धक्का करो मैथ के साथ में, +1 2 में भी। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, जिस बच्चे के 100 में से 100 नंबर मैथ में आते हैं ना, आप उसका इंग्लिश और साइंस और चेक कर लेना, उसके साथ साथ चलते हैं वो सब्जेक्ट अपने आप। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, जिसको मैथ अच्छा आता है वो अपने सारे सब्जेक्ट को साथ साथ ले चलता है। अगर मैथ में 100 ले रहे हैं तो 90 से ऊपर नंबर बाकी सब्जेक्ट में 100% मिलेंगे। ये मेरा एक्सपेरिमेंट रहा है बच्चों का। मैथ बहुत कंपलसरी सब्जेक्ट है, मैथ के बगैर कुछ नहीं है। आप 11th 12th और ग्रेजुएशन में मैथ पढ़ें, मैथ को छोड़िए मत। अगर छोड़ रहे हैं तो 1 घंटा एक्स्ट्रा एडिशनल टाइम निकाल के मैथ के कंपटीशन टाइप के क्वेश्चन जरूर करें, +1 2 में भी। अगर मैथ 1 2 में नहीं लेना चाहते, मैथ को अपना दोस्त बनाए। मैथ अगर छोड़ दिया तो सब कुछ छूट गया आपका। सोच लो, नौकरी पाने में बहुत दिक्कत रहेगी, 10 बार एग्जाम दोगे फेल। क्लियर है? कहां से पढ़ते हैं मैथ को? चोटी के नीचे जो भाग होता है टेम्परल, इसको पैराइटल लोब बोलते हैं। अगर आपके मैथ में दिक्कत है, मैथ नहीं आता, तो पैराइटल लोब में आपके न्यूरॉन सेल एक्टिव नहीं है। 85 लाख 85 लाख रिसर्च किया डॉक्टर रॉबर्ट कैंसो ने, 3 लाख बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करके, एक एक बच्चे का एक्सपेरिमेंट करके चेक किया कि किस बच्चे के कितने न्यूरॉन सेल है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे की इंटेलिजेंस मेजर करती है। राइट? अब आगे बात करते हैं जो बच्चे गेम करते हैं। कितने बच्चे जो गेम करते हैं यहाँ पे, जो ग्राउंड में जाते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, खिलाड़ी बनना चाहते हैं। आपको बताता हूँ, हमारा जो ब्रेन का एक हिस्सा है जो यहाँ पे होता है, इसका नाम है मोटर कॉर्टेक्स पार्ट। देखो हमारे पास 2 स्किल्स होती है, एक फाइन मोटर स्किल, एक ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल से हम राइटिंग का काम करते हैं। मैं ये भी बता देता हूँ कि इस बच्चे की राइटिंग तक बता दी मैंने बिना देखे कैसी राइटिंग है। ब्रेन की जो टेस्टिंग होती है बेटा, वो फिंगरप्रिंट से होती है। फिंगरप्रिंट से क्यों होती है? इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ है कि जिन बच्चों में दिमाग नहीं होता उनके फिंगरप्रिंट ही नहीं होते। जो बच्चे मंदबुद्धि के होते हैं ना, रेड क्रॉस हिसार में मंदबुद्धि के बच्चे पढ़ते हैं, उनकी शक्ल ही अलग होती है, उनके फिंगरप्रिंट नहीं मिलेंगे आपको। अगर मिलेंगे तो टोटल फिंगरप्रिंट 4 प्रकार के होते हैं, जिसको लावा से डिनोट करते हैं, लूप, LAWA लूप, आर्च, वर्ल और एक्सीडेंटल। इसको आप ट्रेनिंग में बताएंगे पूरी तरह एक्सप्लेन करके कि कौन सा फिंगरप्रिंट से किस तरह का बिहेवियर होता है, कौन से फिंगरप्रिंट से आपका मैथ होता है, कौन से फिंगरप्रिंट से आप साइंस पढ़ते हैं, कौन से फिंगरप्रिंट में आपका लैंग्वेज आती है। एक एक चीज वो आपका ट्रेनिंग का पार्ट रहेगा। अब हम सीधा सीधा लास्ट 2 मिनट में आपको कंक्लूजन पे लेके आते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है बेटा, ये जापान ने रिसर्च की थी 2017 में। तब से लेकर के आज तक जापान में हर बच्चा 80+% पे काम कर रहा है, 80+, 90+। लेकिन यहाँ पे 80 से बिलो 80% है बच्चे, और 80 से ऊपर 20% बच्चे हैं। वो भी वो हैं जिनके पेरेंट्स थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ध्यान देने वाले बच्चे कई बार नहीं पढ़ते। पेरेंट्स की गलती नहीं यहाँ पे, ना टीचर्स की गलती, ना स्कूल की गलती, ना तुम्हारी गलती, क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता सब्जेक्ट को लेकर के। कहां से इंटरेस्ट क्रिएट होगा? इंटरेस्ट होगा आपके न्यूरॉन सेल जितने एक्टिव हो जाएंगे तो आप अपने आप रूटीन में आ जाएंगे। क्लियर है? तो हम यहाँ पे बुधवार और शुक्रवार को 2 दिन का ट्रेनिंग वर्कशॉप लगाने जा रहे हैं स्कूल में। हर बच्चे को हम यहाँ ट्रेनिंग कराएंगे। उसके लिए यहाँ स्कूल में प्रिंसिपल मैम के माध्यम से मुझे संदेश मिला कि बच्चे नॉर्मल है, ज्यादा हाई फाई फैमिली के नहीं है। हम वैसे तो 300 रुपए पर बच्चा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे साधुराम जी मेरे गुरुजी रहे हैं, मेरे काफी अजीज हैं,
मैं ये चाहता हूं कि इस स्कूल के बच्चों को तो मैं बिल्कुल नो लॉस नो प्रॉफिट में ट्रेनिंग दे के जाऊं, मुझे कुछ ना बचे, लेकिन इस स्कूल के बच्चे कामयाब हो जाए। तो मात्र 100 रुपए पर बच्चा यहाँ ट्रेनिंग सेशन का हमने रेट रखा है, चार्जेस रखा है। तो सारे बच्चे कल और परसों 2 दिन का टाइम है आपके पास, आप 100 रुपीज अपने क्लास इंचार्ज को जमा करा दें। कोई इंटेलिजेंट बच्चा ये कहता है मुझे नीड नहीं है, तो प्लीज एक बार मेरे से मिल लेना, मैं आपका एक बार टेस्टिंग करके आइडिया दे सकता हूँ कि आपको कितनी नीड है। क्लियर है? मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको, आपके लाइक क्वेश्चन है। हमारा जैसे स्कूल है, स्कूल एक वर्ड है, स्कूल एक वर्ड है। जैसे मैं कहता हूँ आई एम गोइंग टू द स्कूल, माई फादर इज गोइंग टू द स्कूल, इसमें कौन सा सेंटेंस सही है? दोनों में से बताओ। आई एम गोइंग टू आई एम गोइंग टू, जैसे रोहित शर्मा इज गोइंग टू द स्कूल और हिज फादर इज गोइंग टू द स्कूल, इसमें सेंटेंस दोनों ठीक है या दोनों गलत है? अरे आर्टिकल का क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे नॉर्मली, जो कि बिल्कुल बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन है। कोई बच्चा बताए प्लीज कि रोहित शर्मा इज गोइंग टू द स्कूल, रोहित हिज फादर इज गोइंग टू द स्कूल, इसमें दोनों सेंटेंस ठीक है या दोनों गलत है? एक सही है एक गलत है, 3 ऑप्शन आपके पास, मैंने अल्टरनेट ऑप्शन भी दे दिया। बताए प्लीज। मैं एक इंटेलिजेंस का आपको, यस बताओ बेटा, दोनों ठीक है दोनों गलत है? एक गलत कौन सा है? माई फादर इज गोइंग टू स्कूल आएगा। सेट डाउन। आगे यस बेटा, कौन सा? फादर वाला गलत है, ठीक है। और बताओ माइंड में जो आ रहा है जो भी है, चलो मैं बताता हूँ इसको, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे क्योंकि मैं भी एक इंग्लिश टीचर रहा हूँ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब तक हमें ये भी नहीं पता, हम 10वीं 12वीं में हो चुके हैं कि दा किसके साथ लगता है किसके साथ नहीं लगता, ठीक है। जैसे द फादर ऑफ नेशन और द फादर ऑफ रोहित, यहाँ पे 2 सेंटेंस है। द फादर ऑफ नेशन राष्ट्र का पिता महात्मा गांधी, तो दा लगाते हैं हम, स्पेशल केस में लगाते हैं। द फादर ऑफ रोहित, रोहित तो बहुत सारे दुनिया में, किस किस के फादर के आगे दा लगाओगे? क्लियर? लेकिन वो अलग है जो मैंने बोला सेंटेंस, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि जो हम दा का यूज करते हैं, देखिए स्कूल किसके लिए बना? रोहित के लिए बना, इसके फादर के लिए बना? स्टूडेंट के लिए बना है। हॉस्पिटल किसके लिए बना? पेशेंट के लिए बना है। इसको सीधा सीधा समझने की जरूरत है। ये आर्टिकल मैंने इसलिए पूछा कि ये गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में खूब आते हैं, इस तरह के थोड़े पजलिंग आते हैं कि हम दा किसके साथ लगाते हैं। जो चीज जिस चीज के लिए बनी है वहां कभी भी दा नहीं लगता, यानी रोहित इज गोइंग टू स्कूल आएगा सीधा, और इनके फादर तो पेटीएम में आते कभी एक महीने में, स्पेशल डे होता है वो, है ना। तो स्पेशल केस में हमेशा आर्टिकल दा का यूज होता है। तो हिज फादर इज गोइंग टू द स्कूल। चलो एक एग्जांपल देते हैं। देयर वाज अ बिग एक्सीडेंट, द पेशेंट वाज टेकन टू द हॉस्पिटल। क्या सही है? नहीं। अरे पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना जरूरी है, हॉस्पिटल के पेशेंट के लिए तो बना है। जो चीज जिस चीज के लिए बनी है वहां कभी आर्टिकल दा नहीं लगता। चलो, देयर वाज अ बिग एक्सीडेंट, ही वाज टेकन टू हॉस्पिटल, ऐसे आएगा, इसमें दा नहीं लगेगा। बट आई गोट ए मैसेज, मुझे एक मैसेज मिला, तो आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल टू मीट माय फ्रेंड, यानी उसका काम क्या है? दोस्त को मिलने जा रहा, इलाज कराने नहीं जा रहा। जहां पे इलाज की बात आती है पेशेंट की, वहां पे दा नहीं लगता। और कोई वैसे मिलने जा रहा स्पेशल केस में, स्पेशल केस हो गया ना ये, कि भाई विशेष तौर पे जाना पड़ेगा, रिलेटिव है, दोस्त है, तो वहां पे आर्टिकल दा लगाएंगे। ये फंडा क्लियर नहीं है बच्चों का बिल्कुल भी, ये सारी चीजें क्लियर करेंगे तुम्हारी, ठीक है। मैथ, साइंस, इंग्लिश में कुछ ऐसी चीजें हैं जो टिप्स आपको दिए जाएंगे शॉर्टकट, जिससे आप अपने सब्जेक्ट पे और इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। उससे पहले आपकी ब्रेन इंजीनियरिंग कराएंगे। ट्रेनिंग का सेशन क्या रहेगा? एक बच्चे का 1 घंटे का सेशन 1 दिन का रहेगा, अगले दिन फिर 1 घंटे का, 2 घंटे की ट्रेनिंग एक बच्चे की रहेगी। इसमें हम क्लास वाइज 2-2 या 3-3 क्लासेस को हॉल में बैठा के प्रोजेक्टर के माध्यम से 2 बैच बनेंगे या 3 बैच बनेंगे या 1 बनेगा, वो हम डिसाइड करेंगे, राइट। तो आपका ब्रेन इंजीनियरिंग कराएंगे। ब्रेन इंजीनियरिंग का मतलब है टेक्नोलॉजी एजुकेशन के माध्यम से आपकी फ्रीक्वेंसी को सेट करना और न्यूरल सेल को बढ़ाना, न्यूरल सेल को एक्टिव करना। 1 घंटे का जो ट्रेनिंग सेशन रहेगा वो टीचर्स का रहेगा,
हम टीचर्स को ट्रेन करते हैं ताकि दोबारा हमें आपके स्कूल में इस बारे में ना आना पड़े, क्योंकि हरियाणा के अंदर 10,000 स्कूल है। अभी तो हमने लगभग 170 स्कूल किए हैं। तो मेरा ड्रीम है कि 5 साल में हम सारे हरियाणा के हर स्कूल के अंदर जाएं, और नए सेशन से हरियाणा गवर्नमेंट ने सरकारी स्कूलों में इसको लागू कर दिया है। दिल्ली में 1 जनवरी से लागू हो जाएगा नई साल में, लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट ने ये 2026 के अप्रैल सेशन से इसको कंपलसरी 500 रुपए पर बच्चे की ट्रेनिंग का वहां पे उन्होंने स्टार्ट कर दिया, 500 रुपए में 3 डेज का। बट यहाँ पे आपको नो लॉस नो प्रॉफिट में एवरी स्टूडेंट को नीड है बेटा, राइट। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, उसमें देखो कितने बच्चे ट्रेन कर दिए हमने, जिनके फीडबैक भी सुन सकते हैं आप। एसबीटी टेक्नोलॉजी इंडिया के नाम से, सुपर ब्रेन टेक्नोलॉजी इंडिया, शॉर्टकट हम एसबीटी टेक्नोलॉजी इंडिया डिफाइन करते हैं, कि जिसमें लाखों बच्चे मतलब कि हमसे सेमिनार ले चुके हैं, लेकिन 35,000 बच्चे हमसे ट्रेंड हो चुके हैं। तो आपको लगता है कि इस ट्रेनिंग की आपको नीड है? यस और नो? यस और नो? कौन बच्चा नहीं करना चाहता इसको? चलो, इट मीन्स आप करना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, 2 दिन का टाइम है आपके पास। फीस जिस बच्चे की जमा होगी उसी को ही कराएंगे, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई सिफारिश नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को फ्री में नहीं बांटा जा सकता, राइट। कोई बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल यहाँ फ्री में पढ़ता बच्चा, कोई फीस नहीं देता, उसके लिए मैं एग्जाम्पशन दे सकता हूँ बस। मात्र 100 रुपए कुछ भी नहीं है। हर रोज आप बर्गर खाते हैं 100 रुपए के, जो कि ब्रेन के लिए बहुत हानिकारक है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट हुआ कि 5 बजे के बाद तो आपको फास्ट फूड खाना भी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ 5 बजे के बाद ही स्टार्ट करते हैं। रेडी वालों ने भी माइंड सेट कर दिया आपका कि बस शाम को इनको बुलाओ कैसे भी। सारे बच्चे 100-100 रुपए की चीज खा के आते हैं। निकालो आपका स्कैनर, गूगल पे कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका कोई भी क्वेश्चन या टीचर लोग आप कोई भी अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछिए ओपनली, जिस भी तरह का आपका क्वेश्चन है, कोई भी इससे संबंधित, ब्रेन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है। अब जो बच्चा मोबाइल ज्यादा देखता है उसकी बात और बता देते हैं क्या वजह होती है। आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों का जोड़ होना चाहिए 100%, यानी कि ये 50% की एवरेज में काम करता है, या तो 50 से ऊपर मिलेगा थोड़ा सा, या 50 से नीचे मिलेगा। जिस बच्चे का दिमाग 50% से ज्यादा राइट ब्रेन काम करता है तो उसका लेफ्ट 50 से कम आ जाएगा ऑटोमेटिक, यानी 52% अगर राइट कर रहा है तो लेफ्ट कितना हो जाएगा? 48। दोनों का जोड़ 100 होना चाहिए। तो राइट ब्रेन 50 से ज्यादा काम कर रहा है तो इट मीन्स आप मोबाइल सबसे ज्यादा देखते हो। क्यों? क्योंकि राइट ब्रेन लेफ्ट को पढ़ने नहीं देता, कमांड बनाता उसके ऊपर, चल छोड़ यार क्या करेगा तू। इनकी अंदर इतनी सेटिंग होती है लेफ्ट और राइट ब्रेन की, लड़ाई बहुत होती है। लड़ाई तब होती है जब आप स्ट्रेस में होते हैं, और स्ट्रेस फ्री हो जाओगे ना तो राइट लेफ्ट ब्रेन अपने आप एक्टिव हो जाता है कई बार। तो लड़ाई का कंडीशन में स्ट्रेस आता है हमें, वो स्ट्रेस होता है आपका बीटा वेव्स में। तो बीटा वेव्स में जाने नहीं देंगे आपको। बीटा और थीटा दो चीज याद रखो, आपकी लाइफ को स्पॉइल करती है, क्योंकि बीटा स्ट्रेस फील कराती है और थीटा आपको आलस फील कराती है। आलस और स्ट्रेस दोनों खतरनाक कंडीशन है। मैं बीटा और थीटा को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा आपका, ठीक है। वो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैंने जापान की निगाटा यूनिवर्सिटी से इसको स्टडी किया है, ठीक है। उसके बाद बेंगलोर हमारा सीबीआर सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च, सीबीआर शॉर्टकट बोलते हैं बेंगलोर में, वहां पे जापान के लोगों ने 50 एकड़ में एक ट्रेनिंग सेंटर लगाया है। वहां 1.5 लाख रुपए पर बच्चे की फीस है एक हफ्ते की, जो कि मैं 100 रुपए में आपको करा रहा हूँ यहाँ पे। 1.5 लाख रुपए में एक हफ्ते में अपने बच्चे को लेके जाते हैं, रिपोर्ट निकलवाते हैं, उसके बाद उसको ट्रेनिंग कराते हैं। रिपोर्ट का चार्जेस 3,500 रुपए हमारा। कोई भी बच्चा जिसकी पेइंग कैपेसिटी है, गरीब बच्चा मत कराएं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी बच्चे को अपनी रिपोर्ट करानी है तो वो 2 दिन हम यहाँ आएंगे, आप अपने सैंपल दे सकते हैं, मशीन हम साथ लेके आते हैं, उस बच्चे का प्रॉपर डेटा निकाल के दे सकते हैं कि आपका बच्चा किस जोन में खड़ा है, ये ग्रीन जोन में है या रेड जोन में है या पर्पल जोन में है। पर्पल का मतलब है कि कामयाब होने के चांस बिल्कुल भी नहीं है, उसको और अच्छी ट्रेनिंग की नीड है। ग्रीन जोन का मतलब परफेक्ट है बच्चा, जरूरत नहीं है इसको ट्रेनिंग की भी नीड नहीं है। लेकिन जो बच्चा ब्लू जोन में होता है, रेड जोन में होता है, उस बच्चे को कुछ ट्रेनिंग की नीड है, कुछ उसके अंदर है। हमेशा ऐसी कैटेगरी स्कूल में होती है, या तो बच्चा डल है, या बच्चा मीडियम है, या बच्चा इंटेलिजेंट है। 3-4 कैटेगरी हमारे यहाँ पे भी, राइट। तो टाइम मैंने मैम से कम लिया था, मैं समय की रूपरेखा में बंधा हुआ हूँ बच्चों। आपसे
2 दिन बहुत अच्छे से बात करेंगे यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन में। तो आप कल और परसों आप अपनी तरफ से अपने क्लास इंचार्ज को एक लिस्ट बना दें कि सभी बच्चों का मैंडेटरी ट्रेनिंग है, ये कंपलसरी है, इसमें कोई किसी को एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक बच्चा क्लासरूम में बैठा है बाकी ट्रेनिंग ले रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, राइट। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। फिर भी लास्ट में 1 मिनट में कोई पर्सन है तो स्टाफ की तरफ से या कोई भी डाउट है तो आप ले सकते हो प्लीज। Clapping for yourself for this good discipline. Thank you.